Hello students, today we will study about the drugs acting on respiratory system. हम respiratory system पर कार्य करने वाली drugs के बारे में पढ़ेंगे या दवाओं के बारे में पढ़ेंगे, वह drugs जो respiratory system पर कार्य करती हैं. Subject is pharmacology and toxicology and the course is D.Pharm second year. Course है D.Pharm second year, subject is pharmacology and toxicology. ड्रग्स एक्टिंग ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम में 5 कैटेगरी ऑफ ड्रग्स आती हैं. 5 कैटेगरी ड्रग्स होती हैं उसमें. रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स, सेकेंड वन इज ब्रोंकोडायलेटर्स, थर्ड वन इज नेसल डीकंजेस्टेंट, फोर्थ वन इज एक्सपेक्टोरेंट्स एंड फिफ्थ इज एंटी ट्यूसिव्स. तो हम 5 कैटेगरी ऑफ ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे. रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स वह ड्रग्स होती हैं जो रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्टिमुलेट करती हैं या रेस्पिरेशन के प्रोसेस को स्टिमुलेट करती हैं. जो रेस्पिरेशन की जो प्रक्रिया होती है उसको स्टिमुलेट करती हैं, उसको बढ़ाती हैं, वो ड्रग्स कहलाती हैं रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स. सेकेंड कैटेगरी ऑफ ड्रग्स हैं ब्रोंकोडायलेटर्स. ये वो ड्रग्स हैं जो ब्रोंकियल ट्यूब्स को डायलेट करती हैं, यानी कि वाइड करती हैं, उसकी डायमीटर को बढ़ाती हैं, ब्रोंकियल ट्यूब्स की डायमीटर को बढ़ाती हैं, और जिससे कि ब्रोंको स्पाज्म से राहत मिलती है, जिससे हमें ब्रोंको स्पाज्म से राहत मिलती है. और ये ड्रग्स बहुत ही ज़्यादा उपयोग की जाती हैं एस्थमेटिक अटैक के लिए. थर्ड कैटेगरी इज नेसल डीकंजेस्टेंट्स. ये वो ड्रग्स हैं जो नेसल कंजेशन से राहत दिलाती हैं. ये रिलीफ देती हैं हमें नेसल कंजेशन से, नेसल ड्रेनेज को बढ़ाती हैं, और जो ये ड्रग्स जो म्यूकस मेम्ब्रेन जो नेसल कंजेशन में जो स्वेल हो जाती हैं उनको श्रिंक करती हैं, जिसकी वजह से नेसल ड्रेनेज बढ़ जाता है, यानी कि रनिंग नोज़ हो जाती है, नोज़ में से जो डिस्चार्ज होता है वो बढ़ जाता है, और उसके बाद जिसकी वजह से हमें नेज़ल कंजेशन से राहत मिलती है. फोर्थ कैटेगरी ऑफ ड्रग्स इज एक्सपेक्टोरेंट्स एंड एंटीट्यूसिव्स. ये वो ड्रग्स हैं जो कफ में प्रयोग की जाती हैं, कफ में उपयोग की जाती हैं. एक्सपेक्टोरेंट्स वह ड्रग्स हैं जो स्प्यूटम को बाहर निकालती हैं, जो ब्रोंकियल सीक्रेशन होता है उसको बाहर निकालती हैं, और जिसकी वजह से हमें कफ से राहत मिलती है. जो रिमूवल होता है ब्रोंकियल सीक्रेशंस का या म्यूकस का या फिर स्प्यूटम का, वो किसके थ्रू होता है? कफिंग के द्वारा ही होता है. तो ये हो जाती हैं एक्सपेक्टोरेंट्स. ये प्रोडक्टिव कफ में उपयोग होते हैं जिसमें स्प्यूटम बनता है, उसी कफ में ये इस्तेमाल किए जाते हैं एक्सपेक्टोरेंट्स. और एंटीट्यूसिव्स वो ड्रग्स हैं जो डायरेक्ट सीएनएस पे एक्ट करते हैं और हमें कफ से राहत दिलाते हैं, और ये ड्राई और अनप्रोडक्टिव कफ के लिए उपयोग किए जाते हैं. वह कफ जिसमें ब्रोंकियल सीक्रेशन नहीं होता है, म्यूकस सीक्रेशन नहीं होता है, स्प्यूटम नहीं बनता, वो कहलाती है ड्राई अनप्रोडक्टिव कफ. तो ये एंटीट्यूसिव ड्राई अनप्रोडक्टिव कफ में उपयोग किए जाते हैं. एक्सपेक्टोरेंट्स प्रोडक्टिव कफ में उपयोग किए जाते हैं जिसपे स्प्यूटम बनता है. तो ये हमारी 5 कैटेगरी ऑफ ड्रग्स हो गई जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में आती हैं. आज हम इस वीडियो में रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स के बारे में पढ़ेंगे. तो सबसे पहले डेफिनेशन. रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट, द ड्रग्स विच स्टिमुलेट द रेस्पिरेटरी सिस्टम बाय स्टिमुलेटिंग सेंट्रल नर्वस सिस्टम आर नोन एज रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स और एनालेप्टिक्स. इन ड्रग्स को एनालेप्टिक्स भी कहते हैं. ये वो ड्रग्स होती हैं जो रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्टिमुलेट करती हैं. किस प्रकार से? सेंट्रल नर्वस सिस्टम के स्टिमुलेशन के द्वारा. ये पहले सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करती हैं. सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो रेस्पिरेटरी सेंटर होता है उसको स्टिमुलेट करती हैं, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टिमुलेट हो जाता है, यानी रेस्पिरेशन का जो कार्य है वो रीस्टोर हो जाता है, पहले जैसा नॉर्मल हो जाता है. ये उस केस में उपयोग की जाती हैं जब रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होता है, यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम का कार्य थोड़ा कम हो जाता है या लो हो जाता है, यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम डिप्रेस हो जाता है, उसका
उसका जो कार्य है वो थोड़ा रेस्पिरेशन में कुछ अवरोध उत्पन्न होता है, उस कंडीशन में ये ड्रग उपयोग की जाती हैं। इन लार्ज डोजेस दे प्रोड्यूस कन्वल्जन्स, ये लार्ज डोजेस में ये कन्वल्जन्स कॉज करती हैं। कन्वल्जन्स क्या है? इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल्स। जब स्केलेटल मसल्स का इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन होता है तो उसको कहते हैं कन्वल्जन्स। तो ये जो है कन्वल्जन्स भी उत्पन्न करती हैं, इस वजह से इनका बहुत ज़्यादा थेरेपेटिकली उपयोग नहीं होता। These drugs stimulate the sensory areas of brain, ये ब्रेन में जो सेंसरी एरिया है जिससे हमें सेंसेशन की फीलिंग होती है, जिससे हम सेंसेशन महसूस करते हैं, अनुभूति होती है, जिस सेंटर की वजह से हमें अनुभूति होती है टेम्परेचर की किसी भी चीज़ की जिस सेंटर द्वारा हमें किसी चीज़ की अनुभूति होती है, टेम्परेचर, टच, प्रेशर, किसी भी चीज़ की, वो एरियाज़ कहलाते हैं सेंसरी एरियाज़। ये ब्रेन में लोकेटेड होते हैं, जिसकी वजह से मेंटल अलर्टनेस बढ़ती है, माइंड थोड़ा और अलर्ट हो जाता है, थोड़ा और कॉशियस हो जाता है। डीले फैटीग यानी थकावट को दूर करते हैं, थकावट को दूर भगाते हैं। डीले करते हैं यानी कि थकान महसूस नहीं होती या बहुत देर में महसूस होती है। एंड ड्राउजीनेस उत्पन्न नहीं होने देते। दिस प्रोड्यूसेस अ स्टेट ऑफ वेकफुलनेस, यानी व्यक्ति जगा हुआ सा फील करता है, अलर्ट महसूस करता है, कॉशियस महसूस करता है। इसीलिए टी और कॉफ़ी लेने के बाद व्यक्ति मेंटली अलर्ट फील करता है, मेंटली कॉशियस फील करता है और कंसंट्रेशन पावर भी बढ़ जाती है, क्योंकि रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स कैफ़ीन और थियोफाइलिन भी हैं। कैफ़ीन जो कि बहुत ज़्यादा मात्रा में टी और कॉफ़ी में पाया जाता है, जिसकी वजह से टी और कॉफ़ी की वजह से थकान भी दूर होती है और मेंटल अलर्टनेस भी इम्प्रूव होती है। द रोल ऑफ रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स इन थेरेपेटिक्स इज़ वेरी लिमिटेड, क्योंकि ये अभी हमने पढ़ा कि ये कन्वल्सन्स कॉज कर सकते हैं लार्ज डोजेज में, इसीलिए इनका थेरेपेटिक्स में इनका उपयोग बहुत ही कम किया जाता है। क्लासिफिकेशन, डायरेक्ट सीएनएस स्टिमुलेंट्स यानी जो डायरेक्टली सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करते हैं। ये ड्रग्स बेसिकली सीएनएस एक्टिंग ड्रग्स भी होते हैं। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करते हैं, वहाँ पे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, रेस्पिरेटरी सेंटर होता है, उसको स्टिमुलेट करते हैं, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टिमुलेट हो जाता है या रेस्पिरेशन स्टिमुलेट हो जाता है, रेस्पिरेशन का प्रोसेस स्टिमुलेट हो जाता है। तो डायरेक्ट सीएनएस स्टिमुलेट्स ये डायरेक्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट कर सकती हैं या रिफ्लेक्स एक्शन द्वारा भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट कर सकती हैं। तो कुछ ड्रग्स जो डायरेक्ट सीएनएस स्टिमुलेंट्स होती हैं वो भी 3 प्रकार की होती हैं। कॉर्टिकल स्टिमुलेंट्स यानी वो ड्रग्स जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करती हैं। ब्रेन में एक एरिया होता है जिसका नाम है सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ये डायरेक्टली उसको एरिया को स्टिमुलेट करती हैं, जिसकी वजह से रेस्पिरेशन स्टिमुलेट होता है। सेकेंड इज मेडुलरी स्टिमुलेंट्स, यानी ये ब्रेन में मेडुला ऑब्लांगाटा को स्टिमुलेट करते हैं, जिसकी वजह से रेस्पिरेशन स्टिमुलेट होता है। स्पाइनल स्टिमुलेंट्स, ये स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा रेस्पिरेशन को स्टिमुलेट करते हैं। ये स्पाइनल कॉर्ड द्वारा रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्टिमुलेट करते हैं, स्पाइनल कॉर्ड पर कार्य करते हैं। मेडुलरी स्टिमुलेंट्स मेडुला ऑब्लांगाटा पर कार्य करते हैं और कॉर्टिकल स्टिमुलेंट्स सेरिब्रल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करते हैं। रिफ्लेक्स सीएनएस स्टिमुलेंट्स, ये रिफ्लेक्स एक्शन द्वारा सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करते हैं। एग्जाम्पल्स हैं लोबेलिन, अमोनिया, वेरेट्रिन, निकोटीन। इसी तरह कॉर्टिकल स्टिमुलेंट्स, डायरेक्ट सीएनएस स्टिमुलेंट्स में कॉर्टिकल स्टिमुलेंट्स के एग्जाम्पल हैं जैंथीन एल्कोलॉइड्स, कैफीन एंड थियोफाइलिन, एम्फेटामीन। मेडुलरी स्टिमुलेंट्स है पिक्रोटॉक्सिन, पेंटिलीन टेट्राजोल, इसको PTZ भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, निकेथामाइड, बेमिग्राइड। स्पाइनल स्टिमुलेंट्स में स्ट्राइकनिन। अब हम पढ़ेंगे इंडिविजुअल ड्रग्स के बारे में, एक एक ड्रग्स के बारे में। जैंथीन एल्कोलॉइड सबसे पहले, जिसका कि एग्जाम्पल है कैफीन, थियोफाइलिन।
ये ज़ैंथीन एल्कोलॉइड्स इसलिए कहलाते हैं क्योंकि इसमें ज़ैंथीन न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, इसलिए ये ज़ैंथीन एल्कोलॉइड्स कहलाते हैं। और ये नेचुरल ड्रग हैं जो कि हमें नेचुरली प्राप्त होते हैं। These drugs produce a direct stimulant effect on the myocardium. ये CNS stimulant drugs तो हैं ही हैं, CNS को stimulate तो करते ही हैं, लेकिन ये एक डायरेक्ट इफेक्ट भी उत्पन्न करते हैं मायोकार्डियम पर, हार्ट पर, जिसकी वजह से हार्ट स्टिमुलेट हो जाता है। ऑल्सो दे प्रोड्यूस डायलिटेशन ऑफ कोरोनरी एंड पल्मोनरी ब्लड वेसल्स। ये कोरोनरी और पल्मोनरी ब्लड वेसल्स जो हैं उसका डायलिटेशन भी उत्पन्न करते हैं। These also produce diuretic effect on kidneys. ये किडनीज पर डायूरेटिक इफेक्ट भी उत्पन्न करते हैं जिससे कि यूरिन का आउटपुट बढ़ जाता है। नेक्स्ट ड्रग इज डॉक्साप्राम। ये नॉन स्पेसिफिक रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट है। इट इज यूज्ड एज पोस्ट एनेस्थेटिक रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट दैट इज टू हेल्प पेशेंट रिकवर फ्रॉम एनेस्थीसिया। जनरल एनेस्थीसिया के बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम भी डिप्रेस हो जाता है, उस केस में डॉक्साप्राम बहुत ही कॉमनली, बहुत ही पॉपुलर ड्रग है जो उपयोग की जाती है। ये पेशेंट को एनेस्थीसिया से रिकवर करने में मदद करती है। डोज है 0.5 to 1 mg पर kg एज इंट्रावेनस ड्रिप। इसकी डोज जो है 0.5 से 1.5 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से देते हैं एज इंट्रावेनस ड्रिप। इंट्रावेनस ड्रिप में देते हैं, यानी स्लोली वेन्स के थ्रू इसे बॉडी में एडमिनिस्टर किया जाता है। नेक्स्ट ड्रग्स आर पिक्रोटॉक्सिन, पेंटिलीन टेट्राजोल, निकेथामाइड, बेमीग्राइड एंड स्ट्राइकनीन। दीज ड्रग्स स्टिमुलेट ब्रेन स्टेम एंड मेडुलरी सेंटर। ये ब्रेन स्टेम को स्टिमुलेट करते हैं या मेडुलरी सेंटर को स्टिमुलेट करते हैं, जिसकी वजह से दे स्टिमुलेट द रेस्पिरेटरी सेंटर। वहाँ पे रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्टिमुलेट, रेस्पिरेटरी सेंटर को स्टिमुलेट करते हैं, जिस पे रेस्पिरेटरी सिस्टम या रेस्पिरेशन स्टिमुलेट हो जाता है। They are not used therapeutically as they are strong convulsive agents in large doses. ये strong convulsing agents हैं, यानी convulsions उत्पन्न करते हैं। इस वजह से ये थेरेपेटिकली या मेडिकली यूज़ नहीं किए जाते, चिकित्सा में ये ज़्यादा इनका उपयोग नहीं किया जाता। थेरापेटिक यूजेस, ये जितने भी रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स हैं, ये इनका थेरापेटिक यूज़ ये कहाँ यूज़ किया जाता है। फर्स्ट वन इज़ एनेस्थेटिक रिकवरी टूल, यानी कि ये जनरल एनेस्थीसिया से रिकवरी के दौरान उपयोग किए जाते हैं। जनरल एनेस्थीसिया के दौरान रेस्पिरेटरी सिस्टम भी डिप्रेस हो जाता है, उस दौरान पेशेंट को रिकवर करने में ये इंट्रावेनस ड्रिप के द्वारा दिया जाता है पेशेंट को, जिसकी वजह से पेशेंट आसानी से एनेस्थीसिया से रिकवर हो जाता है। इसीलिए इसको एनेस्थेटिक रिकवरी टूल कहते हैं। तो डिप्रेशन में उपयोग किया जाता है, मेंटल डिप्रेशन में, जब व्यक्ति लो फील कर रहा हो बहुत ज़्यादा, उस वक्त इसको उपयोग किया जाता है इन ड्रग्स का। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ये जनरली बच्चों में देखा जाता है। दिस इज़ अ कॉमन डिसीज इन चिल्ड्रन, जिसमें AD, इसको शॉर्ट फॉर्म है ADHD, जिसमें जो बच्चे होते हैं वो हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, इम्पल्सिव हो जाते हैं, बिना सोचे समझे अचानक से रिएक्ट कर देना, सोचे समझे बिना। तो ऐसा जो हाइपर एक्टिविटी शो करते हैं बच्चे, ज़्यादातर ये बच्चों में ही पाया जाता है, और ये एक इमोशनल डिसऑर्डर भी है। तो उस केस में भी ये मेंटल अलर्टनेस को बढ़ाने के लिए, मेंटल कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाने के लिए ये ड्रग उपयोग किया जाता है। इमरजेंसी रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, अगर रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो गया किसी भी इमरजेंसी से की वजह से या किसी भी शॉक की कंडीशन की वजह से, उस केस में ये ड्रग्स उपयोग किए जाते हैं। अपनिया, पर्टिकुलरली इन इन्फेंट्स, अपनिया की कंडीशन में क्या होता है, जो एयर पासेज है, जहाँ से सांस लेने में जो एयर का जो रास्ता है वो ब्लॉक हो जाता है, वो मुश्किल से 10 या 20 सेकंड्स के लिए ब्लॉक होता है, फिर सांस वापस आती है। इसीलिए जिसे आप कहते हैं स्नोरिंग की आवाज़ सुनाई देती है सोते समय, तो इस कंडीशन को कहते हैं एपनिया। ये बच्चों में भी हो सकता है, इन्फेंट्स में भी होता है, बड़ों में भी होता है। तो एपनिया के केस में सांस या रुकती है 10 या 20 सेकंड के लिए, 10 to 20 सेकंड्स के लिए जो है रुकती है। और क्योंकि ये जो एयर वे है जो जिससे एयर पास करती है वो अवरोधित हो जाता है, वो ब्लॉक हो जाता है इस वजह से। तो ये इन ड्रग्स का
उपयोग अपनिया में भी किया जाता है, पर्टिकुलरली इन इन्फेंट्स, यानी इन्फेंट्स में ज़्यादातर अपनिया की कंडीशन में उपयोग किया जाता है। ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा, अस्थमा के ट्रीटमेंट में भी ये ड्रग्स उपयोग किए जाते हैं, क्योंकि अस्थमा में रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होता है जिसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत होती है। तो उस केस में रेस्पिरेशन को रीस्टोर करने के लिए ये ड्रग्स उपयोग किए जाते हैं। That's all for today, students. Thank you so much. Go through the video, take it down in your notebook. Thank you, students.